मंत्री सुशील कुमार मोदी, मंत्री प्रेम कुमार समेत कई मंत्रियों और नेताओं के घरों तक में जा घुसा। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी तो अपने परिवार के साथ सैलाब में फंसे रहे। पटना के राजेंद्र नगर में मौजूद अपने घर में परिवार के साथ 3 दिन से फंसे डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया और नाव पर बैठाकर उन्हें उनके घर से बाहर लाया गया। टी शर्ट और हाफ पैंट पहने सुशील मोदी के चेहरे पर 3 दिन से बाढ़ के पानी में फंसे होने की शिकल साफ देखी जा सकती है। इसके बाद वो एक पुल पर गए जहां उनके कपड़े और जरूरी चीजें पहुंचाई गई। बताया जा रहा है कि बाढ़ के बीच घर में फंसे डिप्टी सीएम के परिवार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस दौरान उनके घर न पानी था और न ही बिजली। हालांकि डिप्टी सीएम तो बच गए, लेकिन पटना में हर कोई इतनी किस्मत वाला नहीं है कि सरकार उन्हें बचाने आए। पटना में ही मंत्री प्रेम कुमार के घर में भी पानी नजर आ रहा है, लेकिन जब खुद का घर डूबा तो मंत्री जी को बिहार की फिक्र हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पटना में मंत्री जी का घर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। दरअसल पटना का 80% इलाका पिछले 4 दिनों से पानी में डूबा हुआ है। नगर निगम के जल निकासी के सारे दावे फेल हो गए। जल जमाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। देखिए कैसे मंत्री अश्विनी चौबे ने पटना में जल जमाव के लिए हथिया नक्षत्र को जिम्मेदार बता दिया। पूरी तरह से जो बिहार में पिछले कई दिनों से जो बारिश हो रही है और मूसलाधार वृष्टि है, हथिया नक्षत्र का बारिश बड़ा ही गंभीर बारिश कभी कभी हो जाता है और वहाँ पर जो ये प्राकृतिक आपदा का एक रूप ले लिया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद को आखिरकार बाढ़ में डूब रहे पटना की याद आ ही गई। वो पटना पहुंचे और उन्होंने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने झील में तब्दील हो चुके पटना के हालात पर चुप्पी तोड़ी और दावा किया कि एनडीआरएफ लोगों की मदद में जुटी है, जल्द ही हालात पर काबू पा लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के कोल फील्ड है, वहाँ से बड़ा पंप आने वाला है। एक हेलीकॉप्टर पहुंच गया है, एक और गोरखपुर से आने वाला है, ताकि हेलीकॉप्टर से लोगों को सूखा भोजन, मोमबत्ती आदि देने में सुविधा हो। रविशंकर प्रसाद बाढ़ से लोगों को बचाने के दावे तो कर रहे हैं, तरकीब भी बता रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि बिहार का ये हाल कई दिनों से है, तब वो कहाँ थे? और वक्त रहते अगर जरूरी इंतजाम कर दिए जाते तो पटना समेत बिहार के कई जिलों में लोगों को इतनी मुसीबत न झेलनी पड़ती। किसने सोचा था कि पटना में अचानक किसी सितंबर में ऐसा सैलाब आएगा कि सड़कों पर गंगा की धार बहने लगेगी, लोग डूबने लगेंगे और बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम उतारनी पड़ेगी। देखिए कैसे पटना की कॉलोनियों में चप्पू चलने लग गए। न निचले इलाके बचे न वीवीआईपी। पटना में हर जगह पानी का एक छत्र राज कायम हो गया। पैदल चलने वाले गिरते संभलते नजर आए। दोपहिया वाहन पानी में फंसे तो लोग खींचकर उन्हें निकालते देखे गए। वहीं इतने पानी में चौपहिया वाहनों का चक्का जाम हो गया। ऐसा लग रहा था मानो पटना में बारिश के आगे सबने सरेंडर कर दिया हो। जिस पर बीतती है वो ही सही तरीके से बताता है कि आखिर उसे किन हालातों से गुजरना पड़ा है। पटना में बाढ़ में फंसे लोगों से ही सुनिए कि इन दिनों उन पर कैसे आफत की बारिश हो रही है। 3-4 दिन से पानी है, कम से कम 2 फीट पानी अंदर रूम। सरकार की तरफ से कुछ नहीं देखा जा रहा है। हम लोग अपने घर से सारा सामान गाड़ी में रख के टोचन करा के जा रहे हैं। गाड़ी का भी स्थिति आप देख सकते हैं। नीचे कैमरा, पूरी गाड़ी में पानी भरा हुआ, आप कैमरा नीचे करके दिखा सकते हैं। लोग एडुकॉम ऑनलाइन सेंटर एग्जाम देने डीआरपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं बगल में, तो वहाँ पानी होगा तो कैंसिल किया है। नहीं, हम लोग कॉल करके भी पूछे कि सर एग्जाम के कल उतना पानी पड़ा, कल भी एग्जाम लिया, परसों उतना पड़ा, परसों भी लिया। साधन नहीं है, देखिए भैया कोई सुविधा नहीं है। बहुत प्रॉब्लम से यहाँ तक आ रहा है। नाव वाला बैठा भी नहीं रहा है, कह रहा है भागो। इस बीच राहत और बचाव के लिए पटना में एनडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवान भी पानी में उतर पड़े और जैसे तैसे बारिश के बीच फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ की टीम अब एसके पुरी इलाके में भी प्रवेश कर चुकी है। उनके जो बोट्स हैं वो जगह जगह जा रहे हैं। जो जरूरी सामान है वो लोगों को मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। पीआरडीए के डायरेक्टर इस वक्त है हमारे साथ। आपसे हम समझना चाहते हैं किस तरीके की राहत सामग्री आप लोग बांट रहे हैं। हाँ, एक्चुअली 3 दिनों से हमने यहाँ कैंप किए हुए हैं और कल आज रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग चलाया है और जो पानी की समस्या लोगों को है तो पानी हम लोग सभी परिवारों को दे रहे हैं। दूध की बच्चों की जरूरत है, दूध का भी वितरण कर रहे हैं और सभी लोगों को रेस्क्यू कर निकाल रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए आईटीबी फाउंडेशन भी आगे आया है और बिहार में लोगों की हर संभव मदद करने में जुटा हुआ है। एसके पुरी के लोग मौसम की मार झेल रहे हैं। हालांकि 2/3 पटना पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और जो भी सरकारी दावे किए जा रहे हैं उन दावों की सच्चाई तब सामने आती है जब आप इन इलाकों में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर जितने भी मकान हैं सबके अंदर काफी अंदर तक पानी घुस चुका है और लोगों को सबसे बड़ी समस्या है कि सूखे स्थान पर कैसे वो रहें। खाने पीने की सबसे बड़ी समस्या है। आईटीबी नेटवर्क ऐसे में आगे आया और तकरीबन 45 लोगों को शरण दिया अपने ऑफिस में और आसपास के मकान में।
हमने इनसे वादा किया था कि हम इनके राशन का सामान इन तक पहुंचाएंगे और अब राशन खरीदकर हम इनके पास जा रहे हैं ताकि इनके खाने पीने का इंतजाम हो सके। दरिया बनी सड़कों पर कई फीट तक पानी भर जाने से लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या गांधी मैदान, क्या डाक बंगला चौराहा, क्या पाटलिपुत्र कॉलोनी, ऐसा लग रहा है जैसे सैलाब ने हर जगह डेरा जमाया हुआ है। और इस बीच बिहार की हालत पर सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री इसे प्राकृतिक आपदा बताने में जुटे हैं, तो वहीं विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। यूपी के अंदर हालत खराब है, बिहार के अंदर हालत खराब है। ये सरकारें, बीजेपी की सरकारें नारों के जरिए जिंदा रहना चाहती हैं, इमोशनल स्लोगन्स की सीढ़ी पे चढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाना चाहती हैं। इन्हें गरीब आदमी से, इन्हें जो देश की जनता है उसकी समस्या से कुछ लेना देना नहीं। देखिए, इस तरह के प्राकृतिक प्रकोप खाली अकेले पटना शहर में हुए, मैं ऐसा नहीं मानता। ये शहरी विकासों के नियोजन में कहीं ना कोई निकासी का फॉल्ट जरूर रहा है। जिस तरह से पानी का मार्ग अवरुद्ध होता है, सरकारों को शहरी नियोजन करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि पटना में एनडीएफ, आरएफ की और आरडीएफ की सभी टीमें निरंतर काम कर रही हैं, लेकिन शहरी नियोजन पर नए तरीके से विचार की आवश्यकता। लेकिन सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार से सैलाब की तस्वीरें दिल बैठा देने वाली हैं। पटना के कई इलाकों में तो लोग गले से ऊपर तक पानी में डूबकर सैलाब पार कर रहे हैं। भयंकर बाढ़ के बीच छोटे छोटे बच्चों से लेकर बेजुबानों तक की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। तस्वीर दहशत भर देने वाली है। लोग गले तक पानी में डूबे हैं, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, पूरा पटना डूब रहा है। पटना में इंसानों से लेकर बेजुबानों तक बाढ़ कहर बनकर बरसी है। देखिए, गले के ऊपर तक पानी आ गया, लेकिन ये दोनों बुजुर्ग कैसे एक बकरी को टिन के ड्रम में रखकर सैलाब से पार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ है नहीं, सब दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। लोग घर में फंसे हुए, कुछ बांटने के लिए तो है ही नहीं किसी को। पूरा रात स्टूडेंट पार्क हम लोग 48 घंटा से पानी में। बड़े तो कैसे भी बच जाएं, लेकिन छोटे बच्चे कहाँ जाएं? स्कूल गए थे तब तक सब कुछ ठीक था, वापस लौटे तो घर के रास्ते पर सैलाब फैल गया। बच्चों ने बस्ते सिर पर उठा लिए और खुद गर्दन तक सैलाब में डूब गए। सैलाब आया तो पटना के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अगला पैर कहाँ पड़ेगा कुछ नहीं पता। आगे सड़क है, गड्ढा है या फिर सीवर खुला हुआ है, कुछ नहीं पता। लेकिन जान मुसीबत में फंसी है, इसीलिए आगे तो बढ़ना ही होगा। पानी भर चुका है घर पे। कितनी देर से आप अपने घर में बंद थी? कल से 2 दिन से। आज निकली? आज निकले। सब भूखे, बिजली पानी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाव, ट्रैक्टर, ट्रॉली जैसे भी मुमकिन हो रहा है मदद पहुंचाई जा रही है। बच्चों के लिए दूध और खाने के पैकेज का इंतजाम किया गया, लेकिन सैलाब ऐसा है कि पूरा पटना वेनिस बन गया है। निचली मंजिल पानी में डूबी है और पानी पर खड़े खंभों पर पूरा शहर खड़ा दिखाई दे रहा है। राहत सिर्फ सेना के जवान ही नहीं पहुंचा रहे, जिससे जो बन पा रहा है वो मदद कर रहा है। इस शख्स को देखिए, फंसे लोगों तक दूर से ही खाने के पैकेट फेंक दिए। घरों में खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं, स्कूल डूब गए हैं, अस्पताल डूब गए हैं, घर डूब गए हैं। पटना का हर शख्स हैरान है और पूरा पटना परेशान है। कैदपुर हॉस्टल में इतना पानी है, फर्स्ट फ्लोर पूरा डूब चुका है। वहाँ 500 लड़के मर रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। 2 दिन से ग्राउंड फ्लोर पूरा भींगा हुआ है। हम लोग भूखे हैं 2 दिन से। आज कैसे कैसे जुगाड़ करके बाहर निकले हम लोग की कुछ व्यवस्था होगा खाने का। पटना की सड़कों पर या तो डूबकर सैलाब को पार करते लोग दिख रहे हैं या फिर राहत और बचाव के काम में लगी बोट, जिन पर इंसान भी सवार हैं और बेजुबान भी। बहुत सारे वहाँ पे 7 फीट तक पानी जमा है मेरे घर में। बहुत खराब स्थिति है, सब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो गया है। गंगा और गंडक के उफान के बाद बिहार के 15 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 अक्टूबर तक बिहार में हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। एनडीआरएफ के मुताबिक बाढ़ से बिहार इस वक्त बेहाल है। पटना का 80% इलाका पिछले 4 दिनों से जलमग्न है। राज्य में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करने और फूड पैकेट गिराने के लिए वायुसेना से 2 हेलीकॉप्टर्स मांगे हैं। इस बीच पटना में 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। फरक्का डैम के सभी 119 गेट खोल दिए गए हैं। एहतियातन पटना के सभी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है।
इस बीच बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें कई जिलों के डीएम के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की गई और बाढ़ पटना के सभी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस बीच बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें कई जिलों के डीएम के साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की गई और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया गया। इस मीटिंग में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी किया। एनआईए की रिपोर्ट में कश्मीर में अलगाववादियों को आतंक फैलाने के लिए हाफिज से पैसे मिलने का दावा किया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने अपनी एक रिपोर्ट में खुलासा किया है कि आतंकवादी हाफिज सईद से फंड लेते थे। एनआईए की इस रिपोर्ट में यासीन मलिक समेत 5 बड़े अलगाववादी नेताओं के नाम भी हैं, जिस पर यूएपीए के तहत जल्द चार्जशीट दाखिल होगी। मध्य प्रदेश के रीवा से 2 बार बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने भरी सभा में आईएएस अधिकारी को अपशब्द कहे और धमकी दी। पहले निगम आयुक्त सभाजीत यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, इसके बाद उन्हें जमीन में दफना देने की धमकी दी। उधारी लेके आऊंगा, उसी गली में गड्ढा खोदूंगा और सभाजीत को उसी नहीं पहुंचता जनार्दन भरी से क्या हमारा ना हो तमाम पूरे दुनिया में अभी से चला लीजिए कुदारी को, कुदारी फरवा के धय रहा जितना आवे गड्ढा खोदा होगा। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में रूपनारायण नदी में हाई टाइड के दौरान 50 लोगों के साथ एक नाव पलट गई, जिसमें से 26 लोगों को बचा लिया गया। बाकी लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में रामलीला में ताड़का वध कार्यक्रम के दौरान ताड़का का रोल कर रहे कलाकार को अचानक आग ने अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें वो गंभीर रूप से झुलस गया। यूपी के कानपुर में नेशनल हाईवे पर शॉर्ट सर्किट की वजह से एक खड़ी कार में भयंकर आग लग गई, जिस पर दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। सऊदी अरब के जेद्दाह में मक्का मदीना को जोड़ने वाले हरमेन हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन पर लगी आग पर करीब 10 घंटे बाद काबू पाया गया। आग लगने के कारण रेल सेवाओं को निलंबित करना पड़ा था। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने यूपी के मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ बीजेपी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। टेक्सास में भारतीय मूल के पहले सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल की नृशंस हत्या पर शोक प्रकट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान की शॉर्ट फिल्म द ग्रे पार्ट ऑफ ब्लू का टीजर रिलीज हो गया। 50 सेकंड के टीजर में कोई डायलॉग नहीं है, बस म्यूजिक पर एक जर्नी दिखाई गई। गुजरात में बजरंग दल ने लव जिहाद के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को गरबा से दूर रहने का फरमान जारी कर दिया। हालांकि इस फरमान के बाद सियासी पारा चढ़ते देर नहीं लगी। नवरात्र के दौरान गुजरात के सभी इलाकों में गरबा की धूम है। लेकिन साथ ही बजरंग दल ने ऐलान कर दिया कि पारंपरिक डांस के इस कार्यक्रम में गैर हिंदू शामिल न हो। अहमदाबाद में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए, जिन पर एक हिंदू लड़की और नकाब पहने एक मुस्लिम लड़के की तस्वीर लगाई गई। पोस्टर के जरिए यह संदेश दिया गया कि दूसरे धर्म के लोग हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। शहर में जगह जगह ऐसे पोस्टर लगाए गए, जिसका मकसद गैर हिंदुओं तक मैसेज पहुंचाना है। बजरंग दल के इस फरमान को विश्व हिंदू परिषद ने खुलकर समर्थन दिया। या अनास्थावान लोग एक आस्था के त्योहार में कहीं न कहीं खलल डालने के मकसद से आ रहे हैं, तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन तो होना चाहिए। दूसरे सुरक्षा कारणों से भी जांच होनी चाहिए। तीसरा ये भी है कि बड़े पैमाने पर देश में लव जिहाद की घटनाएं घट रही हैं। लोग कलावा पहन के टीका लगा करके और मुन्ना, पप्पू, गुड्डू और ऐसे जाने कितने ऐसे नाम लेकर के आते हैं। लेकिन सियासी गलियारों में ऐसे फरमान से नई बहस छिड़ गई है। जो हमारी आपसी एक समरसता है, सामाजिक एकता है, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत ही खतरनाक है। इस मुल्क के मिजाज को तालिबानी मिजाज में तब्दील मत करिए, इतनी सी सीख देना चाहता हूँ। वहीं एनडीए में शामिल जेडीयू ने भी बजरंग दल के रुख पर एतराज जताया है और त्योहारों को एक साथ मिलाने की हमारी रस्म है। गुजरात के गरबा में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर हिस्सा लेते रहे हैं।
इसीलिए तय है कि बजरंग दल के इस तेवर पर सियासी तलखी और बढ़ेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों उम्मीदवार इकट्ठा हुए और रेलवे ग्रुप डी के परीक्षा फॉर्म में हुई गड़बड़ी के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल से कार्रवाई की मांग की। क्योंकि उम्मीदवारों का आरोप है कि रेलवे ने ग्रुप डी का परीक्षा फॉर्म भरने वाले 5,11,000 अभ्यर्थियों के फॉर्म, फोटो और हस्ताक्षर को गलत बताकर खारिज कर दिया, जिसके विरोध में सैकड़ों छात्र जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और हाथों में तख्ती लेकर रेलवे विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। और सेम सिग्नेचर, सेम फोटो इसके पहले भी बहुत से एग्जाम में लगा चुके हैं हम लोग, लेकिन रिजेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि हमारा फोटो और सिग्नेचर रिजेक्ट कर दिया। तो अब क्या डिमांड क्या है? हमें सिर्फ मॉडिफिकेशन लिंक चाहिए, क्योंकि कम से कम 5,11,000 बच्चे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। आवेदन करने वाले छात्रों ने तख्तियों पर मोदी है तो मुमकिन है और रेलवे विभाग हमारा आवेदन वापस लो जैसे स्लोगन लिखकर रेल मंत्री पीयूष गोयल से उनके फॉर्म जमा कराए जाने की मांग की। आवेदन करने वालों का कहना है कि इसी साल की शुरुआत में जब रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म निकला था तो उस वक्त सभी अभ्यर्थियों के फॉर्म रेलवे ने स्वीकार कर लिए थे, लेकिन 6 महीने बाद रेलवे ने 4 लाख उम्मीदवारों को मैसेज कर फॉर्म खारिज होने की सूचना दी। हमारी ये मांग है कि सरकार से जो 2018 में इसी तरह का वाकया हुआ था और तब मॉडिफिकेशन लिंक दिया गया था, छात्रों को सुधार करने का मौका दिया गया था और बाद में उनके फॉर्म एक्सेप्ट किए गए रेलवे की तरफ से। इस बार भी हमारी ये मांग है कि इस बार भी छात्रों को मॉडिफिकेशन लिंक का मौका दिया जाए और उनके जो आवेदन है वो स्वीकार कर लिया जाए। उम्मीदवारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गलती नहीं कर सकते और ये रेलवे के सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के कारण ही उनके फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। इसलिए जब तक रेलवे विभाग अपनी गलती नहीं सुधारेगा उनका धरना जारी रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो, गोयल जी हमारी मांगे पूरी करो। गुजरात के बनासकांठा में एक सड़क हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई। दरअसल अंबाजी मंदिर से लौट रही एक लग्जरी बस अचानक से खाई में गिर गई। इस हादसे में 21 लोगों की जान चली गई जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में 34वें दिन की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की तरफ से शेखर नाफड़े ने बहस की शुरुआत की। शेखर नाफड़े ने कहा कि मौजूदा मुकदमा और 1885 का मुकदमा दोनों ही एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि 1885 में इन्होंने केवल एक हिस्से पर अपना दावा ठोका था और अब ये पूरे विवादित क्षेत्र पर अपने मालिकाना हक का दावा ठोक रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है कि 1885 में महंत रघुवर दास का केस सभी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था या नहीं? अगर इसका जवाब हां है तो हिंदू पक्ष दूसरा मुकदमा दाखिल नहीं कर सकता। इस पर जस्टिस भूषण ने कहा कि लेकिन यहां दोनों केस के सब्जेक्ट मैटर में अंतर साफ देखा जा सकता है। हालांकि नाफड़े ने कहा कि 1885 में विवादित क्षेत्र में हिंदुओं का प्रवेश केवल बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरा और सीता रसोई तक ही सीमित था। हिंदू राम चबूतरा को जन्मस्थान कहते थे, बाकी जगह मस्जिद थी जहां मुस्लिम नमाज अदा करते थे। नाफड़े ने कहा कि मुस्लिम कब्जे का दावा कर सकते हैं या नहीं, वहां पर मस्जिद थी और उसको 1885 में चैलेंज नहीं किया गया था। मस्जिद की उपस्थिति को माना गया था। जुडिशियल कमिश्नर ने रिपोर्ट में साफ कहा था कि हिंदू अपने अधिकार को बढ़ाना चाहते हैं। इसके बाद मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से निजाम पाशा नद ने बहस की शुरुआत की और कहा कि बाबर जब राज कर रहा था तो वो संप्रभु था, किसी के प्रति जवाबदेह नहीं था। कुरान और इस्लामिक कानून के हिसाब से उसने राज किया। विरोधी पक्षकार कह रहे हैं कि बाबर ने मस्जिद बनाकर पाप किया, लेकिन हमारा कहना है कि उसने कोई पाप नहीं किया। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हम यहां बादशाह बाबर के पाप या पुण्य का फैसला करने नहीं बैठे हैं, हम यहां कानूनी कब्जे के दावे के परीक्षण करने बैठे हुए हैं। इसके बाद पाशा ने कहा कि निर्मोही का मतलब तो बिना मोह का होता है और वैरागी तो वैराग्य में रहते हैं, फिर उनका मोह और राग कैसा? पाशा ने कहा कि याचिका और ऐतिहासिक रिकॉर्ड के मुताबिक 1885 में निर्मोहियों ने इमारत के अंदर घुसकर पूजा और कब्जे की कोशिश की थी। वैरागियों ने राम चबूतरे पर कब्जा कर लिया था। कोर्ट की ओर से कहा गया कि ये कानूनी मामला है। पाशा ने कहा कि अगर एक बार मस्जिद बन जाए फिर इमारत गिर भी जाए तो वो मस्जिद ही रहती है। इस पर जस्टिस बोबड़े ने कहा कि लगातार नमाज की शर्त नहीं है, जिस पर पाशा ने जवाब दिया कि एक आदमी भी नमाज पढ़े तो मस्जिद का अस्तित्व रहेगा।
इसके बाद हिंदू पक्षकार के वकील के पराशरन ने दलील रखनी शुरू की। पराशरन ने कहा कि मूर्ति स्वयं में कोई कानूनी व्यक्ति नहीं है, लेकिन देवता के रूप में प्राण प्रतिष्ठा और सेवा मान्यता से मूर्ति कानूनी व्यक्ति हो सकती है। जस्टिस बोबडे ने कहा कि वहां सिर्फ मूर्ति को मान्यता दी या फिर जमीन सहित मंदिर को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुरुवार लंच से पहले तक हिंदू पक्षकार अपनी दलीलों को खत्म कर लें। निर्मोही अखाड़ा को गुरुवार दोपहर बाद 1 घंटा मिलेगा, जबकि मुस्लिम पक्षकार धवन शुक्रवार सुबह सूट 4 पर बहस शुरू करेंगे। सोलापुर में एक मंत्री की गाड़ी से लड़के की मौत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। महाराष्ट्र के सोलापुर में मंत्री तानाजी सावंत की गाड़ी से हुए एक हादसे में एक युवक की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने मंत्री की गाड़ी में तोड़फोड़ की। एयर मार्शल आरकेएस भदौरिया ने एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ की जगह नए भारतीय वायुसेना प्रमुख का पदभार संभाला। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 मामले में एक याचिका की सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर के अस्पतालों और अन्य मेडिकल संस्थानों में लैंडलाइन और इंटरनेट सेवा तुरंत शुरू करने का आदेश दिया। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर परेड का निरीक्षण कर सीआरपीएफ के जवानों की हौसला अफजाई की। यूपी के बलिया में लगातार हो रही बारिश से जेल में पानी घुस गया, जिस वजह से कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया गया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में बिरला सीमेंट प्लांट का बॉयलर फटने से 15 लोग घायल हो गए, इनमें से 11 की हालत बेहद गंभीर है। यूपी के सैफई में मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एमबीबीएस के लिए 150 छात्रों के नए बैच के दाखिले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज को अनुमति नहीं दी। जम्मू के कटरा में नवरात्र के मौके पर भक्तों ने वैष्णो देवी के मंदिर में गाने बजाने के साथ मां वैष्णो देवी की पूजा की। कश्मीर मुद्दे पर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर निशाना साधते हुए जेडीयू नेता केसी त्यागी ने अमित शाह को नसीहत दी। इस पर इतिहासकारों के और उस समय के जानकारों के अलग अलग विचार हैं। यूपी के रामपुर में होने वाले उपचुनाव में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने नामांकन भरने से पहले 30 लाख रुपए का बिजली बिल भरा। चेन्नई के आईआईटी में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए छात्रों से कहा कि वो कैमरे वाला आविष्कार काफी पसंद आया, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कितना ध्यान से सुन रहा है। इस पर वहां बैठे सभी लोग हंस पड़े। Young friends here have solved many problems today. I especially like the solution about cameras to detect who is paying attention. And now what will happen, you know? I will talk to my speaker in the parliament. And I'm sure it will be very useful to the parliament. ठाकरे परिवार ने आखिरकार चुनावी मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे शिवसेना के उम्मीदवार के तौर पर मुंबई के वर्ली से चुनाव लड़ेंगे, जिसका ऐलान उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। आदित्य ठाकरे युवा सेना के अध्यक्ष हैं और शिवसेना उनको अरसे से मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश कर रही है। इसीलिए परिवार की सियासी परंपरा के उलट आदित्य ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया गया। यस, लेकिन हमारा परिवार सिर्फ ठाकरे नहीं तो सारे शिवसैनिक हमारे परिवार है, तो सारे लोग तो कंटेस्ट करते आए हैं, तो कुछ नई बात नहीं है। आज सीएम को लेकर बहुत सवाल उठे। सीएम आपको जनता कहती है कि सीएम की तरफ सामने है। मैं तो कॉमन मैन हूँ, तो एब्रिविएशन सीएम है। सीएम बनने की उम्मीद है? आदित्य सीएम बनने की इच्छा है आपकी? मुझे लगता है जो भी जनता जिम्मेदारी दे वो मैं निभाऊंगा। आदित्य ठाकरे को पहले चुनावी मुकाबले में कोई परेशानी न हो, इसीलिए सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को फोन किया और उनसे वर्ली सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारने की अपील की।
हालांकि सियासी मैदान में आदित्य ठाकरे के उतरने के साथ उन पर सियासी हमले भी शुरू हो गए हैं। एनसीपी ने छूटते ही तंज कसा कि अब ठाकरे परिवार को चुनावी राजनीति की मुश्किलें समझ में आएंगी। पवार साहब महाराष्ट्र में एक ताकतवर लीडर है, तो जो ताकतवर होता है उससे भय भी होता है और इसी को परास्त करने का लोग प्रयास करते हैं। लेकिन ना हम डरेंगे ना परास्त होंगे, हम बीजेपी को पराजित करने का काम करेंगे। इससे पहले आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले थे और तभी संकेत मिले थे कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे के नाम का ऐलान होने के साथ ही उनका कैंपेन सॉन्ग भी सामने आ गया, जिसमें बीजेपी को पराजित करने का काम करेंगे। इससे पहले आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले थे और तभी संकेत मिले थे कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसीलिए वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे के नाम का ऐलान होने के साथ ही उनका कैंपेन सॉन्ग भी सामने आ गया, जिसमें उनकी यात्रा को प्रमुखता से दिखाया गया है। इसके अलावा ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि उन्हें सभी वर्गों और तबकों का समर्थन हासिल है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा है कि आदित्य ठाकरे को सीएम के तौर पर पेश करने की रणनीति के तहत शिवसेना आधी विधानसभा सीटों की अपनी मांग से पीछे नहीं हटेगी। बताया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे 2 या 3 अक्टूबर को नामांकन कर सकते हैं। आदित्य ठाकरे के चुनावी मैदान में उतरने से शिवसेना के नेताओं में जोश दिखा। अरविंद सावंत ने दावा किया कि आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र को आगे लेकर जाएंगे। बहुत हर्ष हो रहा है, इतना हर्ष है कि पूछो मत। आज अगर वंदनीय दुर्दय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी घर रहते हैं, इतना हर्ष होता मुझे। वो याद दिन याद रहे जिस दिन बाला साहब के आशीर्वाद लेने आदित्य जी शिवाजी पार्क के मंच पे पहुंचे थे, उन्हें आशीर्वाद दिया, तलवार दी थी। चिन्मयानंद मामले में कांग्रेस की प्रस्तावित न्याय यात्रा को शाहजहांपुर प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी और कांग्रेस के नेताओं को नजरबंद कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। और उधर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता विरोध जताते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गए। पानी की टंकी पर खड़े होकर इन कार्यकर्ताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। हालांकि इसके बावजूद तस्वीर नहीं बदली। शाहजहांपुर में कांग्रेस की पदयात्रा को प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। इसके अलावा बड़े कांग्रेसी नेताओं को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। पानी की टंकी पर चढ़े कार्यकर्ताओं ने उनकी रिहाई की मांग करते हुए कूद जाने की धमकी दी। हालात देखते हुए वहां बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया। इससे पहले कांग्रेस दफ्तर पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हाथों में सरकार के खिलाफ पोस्टर लेकर जबरदस्त नारेबाजी। हालांकि बड़ी तादाद में जुटी पुलिस ने कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। जब तक चिन्मयानंद के ऊपर रेप का गुना दाखिल नहीं होता है, जब तक पीड़िता को रिहा नहीं किया जाता है, उसको सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती है, तब तक ये हमारा आंदोलन चलेगा और हम यहाँ बैठे रहेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चुनावी माहौल है, लिहाजा नेताओं में जमकर वार पलटवार हो रहा है। देखिए आज किस तरह से लगी बयानों की बाजी। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। दूसरे प्रांत के लोग जो दिल्ली में आके बसे हैं, उनके प्रति जो अरविंद केजरीवाल जी का घृणा का भाव है वो सामने आ रहा है। मैं समझता हूं अगर आपको अरविंद केजरीवाल जी मनोज तिवारी से कोई शत्रुता है, कोई पॉलिटिकल शत्रुता है, तो आप इसकी सजा पूरे परप्रांतियों को, पूर्वांचलियों को, यूपी बिहार के लोगों को दे करके जो आप नीयत दिखा रहे हैं वो आपकी बौखलाहट दिखा रहा है। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए लौट रहे हैं फौरन वापस।